in association with Kuku FM. बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे दो वरिष्ठ पत्रकारी सहयोगी, संपादकीय सहयोगी राजदीप सरदेसाई और राहुल श्रीवास्तव। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का एक बार फिर से नेता नगरी। नमस्कार। नमस्कार सौरभ, निखिल। अरे राहुल जी, आज नमस्कार करने की नहीं हो रही क्या? नमस्कार नमस्कार। नहीं, मैं राजदीप जी का हमेशा पीछे रहता हूँ एक कदम, तो इसलिए मैंने उनके नमस्कार का इंतजार किया। ये जो आप दोनों का देवरानी जेठानी वाला प्यार है ना, मैं मेरे दोस्त बम्बई में हूँ। है। मैं बम्बई में हूँ और आज से छुट्टी पे जा रहा हूँ 5-6 दिनों के लिए। मौसम बहुत सुहाना है। मैं बिल्कुल पश्चिम भारत का नागरिक बन गया हूँ एक बार फिर। वेस्ट इंडियन। सौरभ जी, ऐसा है कि आप हमें देवरानी जेठानी भले ही बोल रहे हैं, आप एक बार जो बोल चुके हैं वो ब्रह्म वाक्य है कि हम प्रेमचंद के हीरा मोती हैं। हम बैलगाड़ी खींच ही सकते हैं, हल खींच सकते हैं, थोड़े कभी कभी इधर उधर गर्दन घुमा दे भले ही। अरे वाह, बम्बई में अभी भी टांगा अभी भी बम्बई में चलता है मेरे दोस्त, टांगा अभी भी चलता है। चलिए, राजदीप जी बम्बई का बार बार जिक्र कर रहे हैं, शिवसेना और तमाम लोग आपसे नाराज होंगे, मुंबई बोलिए। अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे लिए। ये शहर बॉम्बे, मुंबई, बम्बई, भाषा जो भी हो, शहर एक ही है। चलिए बढ़िया है। तो जिस मुंबई में आप बैठे हैं उसको देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। आप अपने पेशे के सिलसिले में कई ऐसे कारोबारियों से मिलते होंगे जिनके इकोनॉमी को लेके ऑफ द रिकॉर्ड कुछ एक्सपीरियंस रहते होंगे, बयान रहते होंगे। और जो एक चीज मेरे जैसा आदमी जिसको ज्यादा इकोनॉमिक्स की समझ नहीं, वो भी समझता है कि सेंटिमेंट मजबूत होना बड़ा जरूरी है और सिर्फ सेंसेक्स ही वो सेंटिमेंट रिफ्लेक्ट नहीं करता है। आपका क्या फीडबैक है? मुंबई में आप तमाम लोगों से मिल रहे हैं। देखिए, एक बात मैं भी थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ हूं कि सेंटिमेंट बुरा नहीं है, सेक्टर वाइज है। मुझे कहा गया है कि जो भी ग्रोथ हो रही है सेक्टर वाइज, तो अगर आप स्टील सेक्टर में है तो बहुत ही एक अपबीट मूड है। कहा जा रहा है कि इंडियंस को कई ऑर्डर्स मिल रही है, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ऑफ स्टील बहुत ऑर्डर्स मिल रही है और उनका कहना है थिंग्स कैन ओनली गेट बेटर, अब और भी अच्छी चीजें हो सकती है। उनको लगता है कि वर्स्ट इज ओवर, जो सबसे बुरे दिन थे वो खत्म हुए हैं। तो एक पॉजिटिव स्पिरिट मुझे दिखाई दी है, मैं सरप्राइज हुआ। लेकिन सेक्टर वाइज है, अगर आप सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, खास करके रेस्टोरेंट बिजनेस, जो मुंबई में एक जमाने में कहा जाता था हर महीने में 3-4 नए रेस्टोरेंट्स आते हैं, वहां उनको बहुत धक्का बैठा है। कंपनियां कहीं ना कहीं अपने जॉब्स को रैशनलाइज कर रही है, यानी अर्बन जॉब्स लोग कम होते जा रहे हैं, क्वालिटी जॉब्स खास करके कम होते जा रहे हैं। तो अगर आप उस नजरिए से देखें तो कहीं ना कहीं चिंता है। लेकिन अगर आप कुछ सेक्टर्स के लोगों से बात करें तो जैसे मैंने स्टील का एक उदाहरण दिया, उनको लगता है कि अगले 1-2 साल में इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर सकती है। तो अलग अलग राय है, लेकिन 1 साल पहले जब मैं था, जो बड़ा डिप्रेस्ड मूड था, वो डिप्रेस्ड मूड इस बार मुझे नजर नहीं आया। द वर्स्ट इज ओवर, कई लोग मुझे कह रहे हैं, लेकिन एमएसएमई और जो जॉब लॉस सर्विस सेक्टर में है वो बड़ा चिंता का विषय अभी भी। राहुल श्रीवास्तव जी, आपकी पहली टिप्पणी चाहूंगा। देखिए सौरभ, अभी अगर आप राजदीप की जो बात करें, एक मूड अपबीट है लोगों में। शायद जो निराशा की भावना आई थी कोविड के पहले फेज के कारण, देखिए वो कोविड के फेज के कारण ही नहीं थी एकमात्र। मैं कहूंगा कि कोविड ने इकोनॉमी की हालत को खराब कर दिया था, क्योंकि उससे पहले से सरकार इकोनॉमी में लैक ऑफ डिमांड और तमाम परेशानियों से जूझ रही थी। अनएम्प्लॉयमेंट की बातें हो रही, तमाम चीजें, एक इकोनॉमी में स्टैग्नेशन आ रहा था। कोविड ने उस हालात को और भी ज्यादा बदतर कर दिया। उससे बाहर निकलते हुए शायद चीजें दिख रही हैं। सरकार ने कुछ कोशिशें की हैं, सरकार की कोशिशों को के रेस्पॉन्स में कुछ प्राइवेट सेक्टर में कोशिशें हुई हैं, लेकिन हिंदुस्तान 85% जो आदमी है वो नौकरी पेशा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में करता है। तो मैं कहूंगा कि वो स्पिरिट ऑफ द कॉमन मैन से चलने वाला देश है आज भी ये, और उसमें कहीं ना कहीं हम स्पिरिट की बात कम करें, कहें उसका अपना हौसला है कि उसको रोजी रोटी चलानी है, तो वो अपने कमजोर पैरों पे, मजबूत कंधों पे इकोनॉमी को आगे कर देता है।
वो एक वातावरण जरूर है सौरभ। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ऐसे समय में मैं अगर आप देखें तो मैं अभी 2 दिन से अगर पिछले मैं हमारे घर में जो हमारी गाड़ी साफ करने वाले बच्चे आते हैं उनसे जिनसे बात कर रहा था, वो उन्होंने एक बात कही सौरभ कि ठेले पे जो दाल बिकती थी, अरहर की जो आती थी, उसकी कीमत इस समय पे 110 रुपए आ गई है। जो ठेले पे बिकती है, जो थैली में बंद डिपार्टमेंटल स्टोर में मिलती है, वो 150 रुपया है। तो अगर हम कहें कि सेंसेक्स 56,000 है, एक पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है मार्केट के अंदर, इकोनॉमी में दिख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं दो चीजें जो हैं, जो कि अगर आप 1930s में जॉन मेनर्ड कीन्स का जो कीनीजियन रेवोल्यूशन था उसमें जाएं, तो उन्होंने कहा था कि अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और उसके बाद एक फेज आया 70s में जब स्टैगफ्लेशन आया, जब अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा और इन्फ्लेशन भी बढ़ा। कीन्स के कहने पे उस समय पे यह हुआ था कि आईएमएफ बना, वर्ल्ड बैंक बना ग्लोबल लेवल पे वेलफेयर के लिए, और देशों ने पॉलिसी वेलफेयर की अपनाई कि सरकार को ज्यादा काम करना होगा। जो एडम स्मिथ ने कहा था कि इनविजिबल हैंड मार्केट की तरफ से वो नहीं चलेगा, गवर्नमेंट का जो इन्वॉल्वमेंट है इकोनॉमी को चलाने में वो बढ़ना पड़ेगा। आज की स्थिति में अगर आप देखें तो हम कहें पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है, लेकिन गवर्नमेंट का रोल बहुत जरूरी हो गया है। अनएम्प्लॉयमेंट हाई है, इन्फ्लेशन हाई हो रहा है, वो चाहे डब्ल्यूपीआई में ना दिख रहा हो उतना ज्यादा, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पे जो मार पड़ रही बढ़ रही है। तो मैं कहूंगा कि अगर आप एक पुरानी अभी फिल्म आई थी हाल फिलहाल में जिसमें गाना था, उसको अगर आप थोड़ा बिगाड़ दें कि हमरे सैया तो आजकल बहुत नहीं ना कमात है, महंगाई डायन सभी खाई जाते हैं, तो वो परेशानी जरूर है ग्रास रूट के लेवल पे। ठीक है, इन्हीं ग्रास रूट लेवल पे महंगाइयों के जो सूचकांक हैं सर, हम लोगों के लिए ये हैं, आम लोगों के लिए ज्यादातर वो पेट्रोल की कीमत देखते हैं, डीजल की कीमत देखते हैं, एलपीजी के रेट्स पे ध्यान देते हैं, और जिसके तरफ आपने हिंट किया, जो अनाज और घर में और उस अनाज को पकाने के लिए जो आपको तेल चाहिए, सरसों का तेल, इन सभी की कीमत को मतलब इसका मैथ अभी एक्सप्लेन करने में वक्त खराब करने से बेहतर है कि हम सीधे वहां पे पहुंचे जिस मकसद के लिए नेता नगरी में आप लोगों को दावत दी जाती है। सौरभ अपने इंटरव्यू में भी कह रहे थे कि महंगाई है, हम देख पा रहे हैं, ठीक है, जो एस्टैब्लिश्ड कंपनीज में हम जैसे लोग काम कर रहे हैं उनको भी महसूस हो रही है, जो लोग मैदान पे हैं उनको भी महसूस हो रही है, लेकिन ये मुद्दा नहीं बन पाता है नेशनल पॉलिटिक्स के लिए। एक दो प्रदर्शन जब पार्लियामेंट सेशन में हो उसको छोड़ दें तो। राजदीप, हम आपसे शुरू करना चाहते हैं, आपको क्या वजह लगती है कि इतने सारे लोगों को टच करने वाला जो मुद्दा है, अफेक्ट करने वाला मुद्दा है, उसको लेकर के उस तरह से ओपिनियन या पॉलिटिक्स गैल्वनाइज नहीं हो पाती है भारत में अब? पहले डरा करती थी सरकारें महंगाई शब्द। जी देखिए निखिल, पहली मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि महंगाई इलेक्शन इश्यू नहीं बनता है या राजनीतिक मुद्दा नहीं बनता है। आप 2014 का चुनाव लीजिए, मोदी जी के कई स्लोगन्स थे, उसमें एक था बहुत हुई महंगाई से बाहर, अब की बार मोदी सरकार। और अगर आप देखेंगे उस जमाने में क्या हुआ 2011 और 14 के बीच में, खास करके कि महंगाई बढ़ गई और ग्रोथ भी कम हुई। तो वो एक तरह से डबल वैमी थी कि आपकी ग्रोथ लेवल भी कम होती जा रही थी और महंगाई भी बढ़ रही थी। और जब 10-11% डबल डिजिट इन्फ्लेशन होता है तो आपने देखा होगा उसका कहीं ना कहीं सरकार पर असर हुआ। उससे पहले भी जाइए, एक इलेक्शन हुआ था दिल्ली में जब सुषमा स्वराज हारी थी प्याज के दामों को लेकर, जिस तरह से ऑपोजिशन ने उसको उस मुद्दे को बुलाया था, उससे सुषमा स्वराज की सरकार एक तरह से हार गई थी, वो एक सेंट्रल इश्यू बन गया था। तो मुझे लगता है इसमें दो बातें हैं। एक तो है कि किस तरह से ऑपोजिशन उस मुद्दे को कैपिटलाइज कर पाता है, ये अपने आप में बड़ी बात है। आज मैं उस शहर में हूं, मैं जानता हूं 70 के दशक में निखिल, आपको याद होगा मृणाल गोरे सोशलिस्ट लीडर हुआ करती थी, जिस तरह से वो महंगाई को लेकर पब्लिक एजिटेशन करती थी जब इंदिरा गांधी की सरकार हुआ करती थी। और कहीं ना कहीं अगर आप लगातार उस तरह के एजिटेशन करें जैसे मृणाल गोरे जैसे नेता करते थे सड़क पर जाकर, तो उसका असर होता था। आज क्या हुआ है, फर्क क्या है, हमारे नेता जो हैं अगर करते भी हैं इस तरह के एजिटेशन तो वो वन डे इवेंट बन जाती है, वो लगातार सस्टेन्ड कैंपेन नहीं बनता है जैसे फ्यूल प्राइसेस पर बन सकता है। राहुल गांधी भले ही
प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके करते हैं, जीडीपी को गैस डीजल पेट्रोल से जोड़ते हैं, लेकिन आपको उस मुद्दे को जनता तक पहुंचाना है। दूसरी बात, आपकी बात इस लेवल तक सही है कि केवल महंगाई अब मुद्दा नहीं बन सकता, क्योंकि एक तरह से मिडिल क्लास कंज्यूमर जो है, मुझे लगता है वो क्लास इतना बढ़ गया है, उनकी और एस्पिरेशंस भी हैं। बच्चों की स्कूल, अब आजकल के जमाने में लोग चाहते हैं कि मेरे बच्चों को अच्छी सी अच्छी स्कूल मिल जाए। ये जो नए एस्पिरेशंस एक तरह आए जो 30-40 साल पहले नहीं थे, जब एक स्लो ग्रोथ इकोनॉमी थी, उसकी वजह से मुझे लगता है लोगों को केवल महंगाई एक मुद्दा नहीं बनता। लेकिन ये कहना कि महंगाई मुद्दा नहीं है, मुझे लगता है उससे आपको बुलाना पड़ता है अगर आप ऑपोजिशन में हैं, और आपको एक तरह से लोगों को कन्विंस करना पड़ता है कि देखिए ये जो फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, 67 बार बढ़े हैं एक साल में, ये केवल सरकार की विफलता दिखाता है। और जब आप ये कहते हैं, आपको विश्वास के साथ ये कहना पड़ता है। प्रॉब्लम विश्वसनीयता की है। मैं नहीं मानता कि ये मुद्दा नहीं है, लोगों के सामने महंगाई मुद्दा है, जैसे ही जॉब्स नौकरियां मुद्दे हैं। दीज आर टू बिग इश्यूज, बट आप कैसे कन्विंस करेंगे लोगों को कि आपके पास एक इकोनॉमिक प्रोग्राम या एजेंडा है जिससे आप महंगाई कम कर पाएंगे अगर आपकी सरकार बनती है। यहाँ तो महाराष्ट्र में नॉन बीजेपी सरकार है, क्या वो तैयार है किसी भी टैक्स को कम करने के लिए? कोई भी नहीं, क्योंकि आज आपको कहीं और से रेवेन्यू नहीं मिल रहा है तो फ्यूल से मिल रहा है। और दूसरी बात, नौकरियां हैं, कैन यू प्रोवाइड मोर जॉब्स, डू यू हैव अ प्लान? जब तक आपके पास प्लान ऑफ एक्शन नहीं है, मुझे लगता है ये एक लिमिटेड मुद्दा बनता है, क्योंकि सबको लगता है सब नेता एक जैसे हैं, किसी के पास बड़ा प्लान नहीं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन 20 years ago एंड टुडे। मैं इसमें राजदीप सरदेसाई जी ने जो बात कही उससे थोड़ी सी नाइत्तेफाकी रखता हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि ये दर्ज कर ली जाए। अमूमन होता क्या है कि जब चीजें हो जाती हैं तो एक ऐसा फॉर्मूला, एक ऐसी थ्योरी खोजने की कोशिश होती है जिससे तसल्ली बख्श ढंग से घटनाओं का बयान किया जा सके। राजदीप जी ने उदाहरण दिया सुषमा स्वराज के नेतृत्व में भाजपा की दिल्ली में हार का। आप ठहर के अगर उसको देखेंगे, यस, प्याज की कमी एक मुद्दा था जिसके दम पे कांग्रेस ने मोबिलाइज किया, लेकिन बीजेपी सिर्फ प्याज की वजह से नहीं हारी। बीजेपी हारी, आपने साहब सिंह वर्मा को हटाया, पूरी जाट लॉबी और रूरल लॉबी आपसे नाराज हो गई। उसके पहले आपने मदन लाल खुराना को हटाया, जो आपकी दूसरी बैकबोन थी पंजाबी लॉबी, वो आपसे अलग हो गई। सुषमा स्वराज आउटसाइडर थी, दिल्ली के नेता उनको नहीं चाहते थे, सुषमा स्वराज आना नहीं चाहती थी इस पॉलिटिक्स में, लेकिन आला कमान का आदेश वो लाए गए, तो बीजेपी का हाउस बहुत डिवाइडेड था। ऐसे ही 2004 में बार बार कहा जाता है कि जी इंडिया शाइनिंग का नारा फेल हो गया। 2004 में इंडिया शाइनिंग के नारे को लोगों ने नहीं लिया, ये पूरे सत्य का एक छोटा सा हिस्सा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की स्थिति खराब थी, तमिलनाडु में बीजेपी ने खराब गठबंधन किया, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू अलोकप्रिय हो चुके थे, बिहार में बीजेपी और जेडीयू और समता पार्टी उधर थी तो उनका पूरा घर व्यवस्थित नहीं था। आप एक ऐसा स्लोगन नहीं दे पाए, आपका कोर वोटर अति आश्वस्त हो गया, क्योंकि सारे तब तो प्री पोल और सारे पोल चला करते थे कि जीत ही रहे, तो कई वजह नहीं, लेकिन बाद में कह दिया जाता है कि साहब जैसे होता है कि वो एक कैच ना ड्रॉप होता तो हो जाता। दूसरी चीज राजदीप जी ने जो कही, मैं उससे सहमत हूं कि देखिए मुद्दे हर वक्त होते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप उसको पॉपुलर नैरेटिव में ला पाते हो कि नहीं। 2012-13 में महंगाई थी, बीजेपी ने कैंपेन रन किया, बहुत हुई महंगाई की अब की बार मोदी सरकार। लोगों को कैची लगा, यकीनी लगा, उनको लगा कि भाई ये आदमी कह रहा है गुजरात मॉडल लेके आ रहा है तो इसकी बात पर भरोसा किया जा सकता है। उन्होंने तमाम उदाहरण दिए गुजरात मॉडल के, उससे ज्यादा महंगाई है, उससे जीडीपी की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन जो लोग ये खिंचाई कर रहे हैं या इल्जाम, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी खराब हो चुकी है। तो पब्लिक ये कह रही है कि भैया जीडीपी खराब है, लेकिन जो कह रहे हैं खराब है उन पे कैसे भरोसा करें। तो महंगाई मुद्दा नहीं बन पा रहा से मेरा तात्पर्य यह है कि हम तो देखिए फील्ड में घूम रहे हैं, हमें नहीं पता दिल्ली में क्या हो रहा है, 2 हफ्ते से अखबार भी हार्डली स्कैन कर पाते हैं। गांव गांव घूमते हैं, लोग कह रहे हैं जी हाँ बिजली की बहुत दिक्कत है, बिल ज्यादा आ रहा है, फिर कोई पेट्रोल डीजल की बात कर रहा है, लेकिन उनसे पूछो कि अच्छा तो फिर क्या ये अल्टीमेट मुद्दा है, तो उनका होता है नहीं वो 370 हटाई, उनका होता है कि नहीं जी देश मजबूत हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा हो गया है ना। तो सबके बहुत अलग अलग है कि गन्ना पढ़ा तो नहीं पर पेमेंट भी ठीक हो गया, तो वो एक डिसाइसिव मुद्दा नहीं बन पा रहा है। पूरे पश्चिमी यूपी में जो धुर समर्थक, वो धुर विरोधी सब कह रहे हैं 4 साल से गन्ने का रेट नहीं बढ़ा। वो कह रहे हैं साहब आप बाकी सब चीजों का रेट देख लो, हमारे गन्ने का। एक किसान ने तो और भी अच्छी बात कही, दिलचस्प,
उसने कहा कि आप एक बात बताओ भाई साहब, हम खेती करते हैं तो सरकार की थोड़ी ये भी जिम्मेदारी है कि वो हमें सिंचाई का पानी उपलब्ध करवाए। अब जिन लोगों के खेत नहर के पास है या जिनके खेतों के आसपास सरकारी ट्यूबवेल लगे हैं, उनकी सिंचाई तो बढ़िया से हो गई। हमने कहा चलो जी हम भी ट्यूबवेल लगा लेते हैं, अपनी लागत लगा के हमने ट्यूबवेल लगवाया। अब उसका हमारा बिजली का बिल भी खूब आ रहा है। तो जब लागत एक ही जिले में या एक ही इलाके में दो धान के या गन्ने के या गेहूं के किसानों की लागत में फर्क आ गया सिर्फ सिंचाई की वजह से, तो वो रेट में किसके लिए ज्यादा प्रॉफिट रहेगा, किसके लिए कम। तो जमीन पे बड़ा मुद्दा है महंगाई, लेकिन वो डिसाइसिव मुद्दा नहीं है। तो मेरा सवाल आप दोनों से यही था कि कहां विपक्ष फेल हो रहा है या कहां सरकार की रणनीति सफल हो रही है कि जो धीमे 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 महंगाई बढ़ रही। भाई यही भाजपा के नेता थे ना जो सिलेंडर का रेप्लिका लेके घूमते थे, इनके पुराने ट्वीट अभी भी वायरल होते हैं। तो विपक्ष क्यों नहीं एक क्रेडिबल ऑप्शन पेश कर पा रहा? मैं आप लोगों की इस पे एनालिसिस चाहता हूं। राहुल जी आपसे शुरू करेंगे। सौरभ, इसमें दो तीन फैक्टर हैं। जैसे राजदीप ने कहा कि ऑपोजिशन जिस तरह से किसी इशू को बना सकता है मुद्दा, वो ऑपोजिशन का एक फेलियर है। आई थिंक पहला एक यूनिफिकेशन नहीं है, दूसरा जो प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है उसका रोल उतना एक्टिव नहीं है। बीजेपी 2012 में जो अचीव कर पाई थी, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी ने उसके आसपास आने की कोशिश की है? वो ट्विटर और इधर से जंग नहीं लड़ी जाती है। इस सब के मुद्दों को बनाना पड़ता है, इनको कंधा दे करके उचकाना पड़ता है, और उसके लिए मैं समझता हूं कि पूरे देश भर में विपक्ष इस चीज पे नहीं सक्षम रहा है। दूसरा, आपने जो सही पॉइंट कहा कि क्या है कि इतनी सारी टेम्पलेट्स पकड़ा दिए गए हैं, डाइवर्जनरी कहूंगा, जो कि मेन डे टू डे मुद्दों से भटका देता है। तीसरा एक इशू सौरभ हिंदुस्तान में एक ये भी है, मैं यूपी बिहार नॉर्थ इंडिया में कहूं, करप्शन, या इवन साउथ इंडिया में करप्शन जो है वो मुद्दा तब बनता है, करप्शन या प्राइस राइज, जब जनता और बहुत सारे मुद्दों पे नाराज हो जाती है किसी सरकार या पार्टी से। तो ये मुलम्मा जो है बहुत अच्छा चढ़ता है, कलाई बड़ी अच्छी चलती है। प्राइस राइज या इन करप्शन या प्राइस राइज अकेले बहुत बड़ा मुद्दा बन जाए, ये थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आप देखें कि रफाल के मामले में नहीं हो पाया, मगर 2G CWG और बाकी मामलों में हो गया। क्या है कि उसको एक प्लस चाहिए होता है। तीसरा सौरभ, मैं इसमें एक इकोनॉमिक लॉजिक थोड़ी सी देना चाहूंगा कि अगर आप देखिए कि जनता प्राइस राइज को, अगर आप नाराजगी कह रहे हैं कि आम आदमी को, आप देखिए करीब कई करोड़ किसानों को 6,000 रुपया साल का एक भत्ता दिया जा रहा है। अगर आप देखिए तो पूरे इस देश में आज की तारीख में केंद्र सरकार के द्वारा 54 मिनिस्ट्रीज के जरिए 311 डीबीटी स्कीम चल रही हैं। इन डीबीटी स्कीमों के जरिए लोगों को पैसा जा रहा है। पिछले एक साल में कोविड के चलते सरकार ने जो फूड सब्सिडी का बिल 1.3 लाख करोड़ होता था, वो 5.3 लाख करोड़ कर दिया। यानी लोगों को अनाज मुहैया कराने की एक कवायद शुरू कर दी। अगर हम कह रहे हैं कि उसको इन्फ्लेशन की मार पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार ने क्या किया कि बैकडोर से उसको मुफ्त अनाज पहुंचा दिया, किसान के पास पैसा पहुंचा दिया। देखिए, ये मैं कहूंगा कि इकोनॉमिकली वाइज बेशक ना हो, लेकिन इसमें एक पॉलिटिकल विजडम है। देखिए, जब सरकार किसी को कुछ मुफ्त कह के देती है ना, तो वो बड़ा भाता है मन को कि ये मुझे मुफ्त आ रहा है। परेशानी ये है कि जब सरकार कहती है कि साहब हम मुफ्त इंजेक्शन लगा रहे हैं, हम मुफ्त अनाज बांट रहे हैं, साहब वो जब आप साबुन तेल खर्चा कर रहा है, कोई खरीद रहा है साबुन तेल, रेलगाड़ी, कुछ भी, तो वो टैक्स दे रहा है, तो उसके लिए मुफ्त नहीं है। गांव का आखिर से आखिरी आदमी भी जब साबुन खरीद के टैक्स देता है, तो वो मुफ्त के सामान का हिस्सेदार ऑटोमेटिकली बन जाना चाहिए, वो मुफ्त नहीं है। लेकिन इस सरकार ने, ये 2013 में मनमोहन सिंह सरकार जी ने शुरू की थी जो डीबीटी की पॉलिसी, ये सरकार बड़े कैलकुलेटेड ढंग से, एक मैं कहूंगा कि वर्चुअली थोड़ी सी उसमें रॉबिनहुडिज्म है कि हम क्या कर रहे हैं कि हमने पिछले 7 सालों में 6 गुना ज्यादा एक्साइज बटोर रहे हैं हम 3 लाख करोड़ का, और सरकार कहती है कि हमें 20,000 करोड़ का मनमोहन सिंह सरकार का बॉन्ड का खामियाजा भुगतना है, 20,000 करोड़ का, इसलिए हम दाम कम नहीं कर सकते। साहब, आप 3 लाख करोड़ बटोर भी रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको कोविड के लिए खर्चा करना है, मैं मानता हूं, लेकिन आपको तमाम डायरेक्ट स्कीम से लोगों को, जो वेलफेयरिस्ट स्कीम्स हैं जिनको आप डीबीटी दे रहे हैं, वो आपके वोट गेटर बनते हैं। और जो पब्लिक में आज की तेल,
साबुन या दाल की नाराजगी है उसको कम करते हैं। तो एक लेवल पे पब्लिक को हाँ अनाज अन्न के दाल के लिए पैसा ज्यादा देना पड़ रहा है, मगर उसमें कहीं ना कहीं जनता को कुछ बेनिफिट जो मिल रहा है, गवर्नमेंट उसको बैलेंस करने लगी है। ये जो वेलफेयरिज्म का ये जो डीबीटी का सिस्टम है, कहीं ना कहीं इसको भी देखना पड़ेगा कि क्या इन्फ्लेशन की मार को, जो नाराजगी हुआ करती थी जनता में, क्या उसको ये कम करने लगा है। ये मैं जो राहुल जी जो कह रहे हैं वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मुझे लगता है इस सरकार का जो सरकार की उपलब्धि, एक तो हमने कहा विपक्ष की विफलता, लेकिन सरकार जो लगातार प्रयास कर रही है वो ये लाभार्थी पॉलिटिक्स है। जो ये 300 प्लस स्कीम्स है जिसके वजह से डीबीटी के जरिए लोगों के खातों में पैसा आ रहा है, वो कहां से आएगा जब तक आप फ्यूल टैक्स नहीं करेंगे। दैट इज योर मेन सोर्स टुडे ऑफ रेवेन्यू। तो सरकार ने एक तरह से कैलकुलेट किया है कि अगर हम वेलफेयर स्कीम्स लोगों के सामने लाए तो अगर महंगाई थोड़ी बढ़ भी गई तो पीपल विल एक्सेप्ट इट। जनता जो है वो एक लेवल तक एक्सेप्ट करती है अगर उनको लगे कि इन बाकी स्कीमों से हमें कुछ बेनिफिट मिल रहा है। एक छोटी सी दूसरी बात, राहुल गांधी ने 4 बजे कुछ दिनों पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की महंगाई को लेकर। अब आप देखिए कितने चैनलों ने उसे लाइव काटा, 2 या 3 चैनलों ने, और वो भी 5-6 मिनट के लिए। अब कांग्रेस का कहना है कि आप हमसे कहते हैं कि आप इन मुद्दों को कैसे आगे क्यों नहीं आगे ले पाते हैं, आप विपक्ष इतनी विफल क्यों है, इतनी कमजोर क्यों है। उनका कहना है मीडिया जो है वो इन मुद्दों पर नहीं फोकस कर रही है। ये उनकी बात है, कुछ हद तक सही भी है। हम एक एक्टर की मौत होती है, उसको लगातार सुबह से शाम चलाते हैं, वो एक प्राइम टाइम हेडलाइन बार बार बनती है। कितने डिबेट्स वाकई सेंसिबल डिबेट्स होते हैं जिसमें जानकारी दी जाती है कि वाकई क्या महंगाई से मार कितनी हो रही है, किसको हो रही है। उस तरह के स्टोरीज में हमको भी क्या लगा, क्या कहीं ना कहीं मीडिया भी इन मुद्दों को उस तरह से नहीं देखती, खासकर की टीवी मीडिया की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन आप अखबार भी पढ़िए, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर पृष्ठ 10 या 11 पेज 10 या 11 पर आती है, फ्रंट पेज पर नहीं होती है। अब जब बीजेपी की सरकार हुआ करती थी, आप ये जानिए ये सब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अरुण जेटली जब करते थे लाइव हुआ करते थे। तो सवाल ये भी है कि क्या हम भी इस मुद्दे को एक तरह से नंबर 1 मुद्दा नहीं बनाना चाहते हैं। हमारे सामने आज अलग मुद्दे आ गए हैं जिसकी वजह से शायद हम भी सरकार को उस तरह की क्वेश्चनिंग नहीं कर रहे हैं जो हम 7 साल पहले कांग्रेस की सरकार के साथ करते थे। ये मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि कई कांग्रेसियों ने जब मैंने ये उनसे कहा कि आप लोग ये मुद्दे क्यों नहीं उठा पाते, उनका कहना है मीडिया क्यों नहीं हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव कवर करती है। अब ये सोचने की बात है कि आप क्यों नहीं कवर करते लाइव जब राहुल गांधी पेट्रोल या डीजल या एलपीजी के दामों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इसका एक 2 चीजें और, देन आई विल स्विच टू निखिल। एक तो जो ये अनाज बटा है गांव गांव, इसने एक बहुत बड़े संकट को टाला है। जो हमें गांव गांव घूम के समझ में आ रहा है कि जो असंतोष का स्तर था नौकरियां जाने की वजह से, कोविड की वजह से, तो जो अति गरीब परिवार हैं उनके लिए ये एक राहत रही। हमसे कहा लोगों ने गांव में ऑन कैमरा ऑफ कैमरा कि बोले साहब बस ये गनीमत है कि राशन मिल गया तो भूखों नहीं मरे। तो ये जो अनाज बांटना है उसकी आप आलोचना कर सकते हैं, तारीफ कर सकते हैं, लेकिन ग्राउंड पे ये देखा कि एक उनको स्टेट की प्रेजेंस या एश्योरेंस दिखी उस फॉर्म में। अब उसकी लॉन्ग रन में इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होगा वो तो हम सब जानते ही हैं, एक चीज। दूसरा, जो राहुल जी कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, क्यों नहीं दिखते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि एक नेता जब ये शिकायत करे ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो भाई विपक्ष कोई कर रहा है, मैं तो कहूंगा राजनीति को कि वो ललन टॉप देखा करें जहां पे सब तरह की आवाजों को जगह मिलती है। लेकिन नेताओं को भी ये सोचना होगा कि वो जो मुद्दे उठा रहे हैं उनको जनता के सपोर्ट का वजन क्यों नहीं मिल रहा है। देखिए, आप क्या बात कह रहे हो उस बात का वजन इससे होता है कि कितने लोग उस बात के पीछे खड़े हैं। डेमोक्रेसी का एक फॉर्म ये भी है ना। अगर आप अभी आके खड़े हो लोग, जैसे आप वेस्टर्न यूपी में आके कहने लगो कि मित्रों इस समय सबसे बड़ा मुद्दा ग्राउंड वाटर रिचार्ज है, पानी का लेवल लगातार बैठ रहा है, मुद्दा बहुत जरूरी है, आई कंप्लीटली एग्री, पर कितने हजार किसान उसके लिए जुटेंगे। जैसे अभी महापंचायत होनी है 5 सितंबर को, तो लाखों की भीड़ आने वाली है वहां पे। तो मैं ये कह रहा हूं कि नेता ये बात कहें कि भाई मीडिया को स्पेस देना चाहिए उनको, लेकिन वो ये भी देखें कि वो इसे जन आंदोलन क्यों नहीं बना पा रहे हैं। ये एक मसला है।
नहीं, लेकिन सौरभ भाई, आप मुझे ये बताइए ना कि क्या वजह है कि मीडिया, और मैं ऐसे मीडिया जनरलाइज करना भी गलत होगा, मैं जानता हूं कई डिजिटल मीडिया जैसे लल्लन टॉप जरूर इन मुद्दों को उठाती है, पर क्या वजह है कि वो जो मुद्दे जो आम आदमी से जुड़े हुए, फ्यूल का प्राइस, एलपीजी का प्राइस, इस पर कैंपेन क्यों नहीं चलाते? हमने देखा एक जमाने में, और मुझे लगता है एक फर्क बना है 2010 और 14 के मीडिया में, और उसके बाद पिछले 2-3 या पिछले 7 सालों में, कि हम उस तरह से कैंपेन लेके सरकार को वो कठिन सवाल नहीं पूछते। आपकी बात बिल्कुल सही है, हम जन आंदोलन नहीं कर सकते, जन आंदोलन नेताओं को करना है। आप केवल कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में मीडिया की ब्रीफिंग करके आप ये नहीं कह सकते कि मेरा दायित्व खत्म हुआ। आपको इन मुद्दों को जनता के सामने लगातार लेकर जाना है। एक कहीं यूथ कांग्रेस की रैली हो गई, या एक कहीं कांग्रेस की रैली या किसी दूसरे पक्ष की रैली हो गई, उससे ये आलसीपन है। देखिए, एक तो नेताओं या पार्टी का आलसीपन है, लेकिन क्या मीडिया में, मैं ये सवाल कर रहा हूं, क्या हमने मीडिया में पिछले 4-5 सालों में उन मुद्दों को उठाया है जो मुद्दे आज आप बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुद्दे हैं? कब मैंने देखा है हिंदी चैनलों पर गन्ने के दाम को लेकर एक लगातार सवाल जवाब होता है? नहीं होता है। ये एक हमारी भी कमजोरी हो गई है ना, कि हम भी एक साउंड बाइट जनरेशन में उन मुद्दों को देखते हैं जिससे टीआरपी बढ़ेगी। क्या महंगाई से टीआरपी बढ़ेगी? इस पर सवाल भी है। तो ये सब भी सोचने की बात है। और एक चीज ये भी है कि बीजेपी अपनी कुछ पोल प्रॉमिसेस वो डिलीवर कर पा रही है। वहां पे लोग पूछते रहते हैं साहब यूपी में कैसे 370 मुद्दा है, पर हमको दिखता है कि जो उनका वोटर है वो दे आर हैप्पी कि 370 हटाया, दे आर हैप्पी कि राम मंदिर बन रहा है। तो एक वो भी चीज है। निखिल आखिरी सवाल इस विषय पर पूछेंगे और उसके बाद हम पंजाब की सियासत पर चर्चा करेंगे, थोड़ा समय का अभाव है। अंतिम प्रश्न हमारा राहुल जी आपसे है। सर, हम ये सवाल हम थोड़ा थॉट के लेवल पे पूछना चाहते हैं। जो आर्थिक विचार देश में, हिंदुस्तान में कभी बहुत हमने कभी ऑब्सेस नहीं हुए हम किसी भी, जो 2 बड़ी विचार परंपराएं रही हैं इकोनॉमी को लेकर के, ईस्ट और वेस्ट में, हम उसमें फंसे नहीं, लेकिन फिर भी आपको टाइम टू टाइम इस तरह के एक थॉट दिख जाएगा जिस तरह से सरकारें चली हैं। आप नेहरू से शुरू करते हैं तो सेंट्रिस्ट या लेफ्ट ऑफ सेंटर रहने की वो कोशिश करते हैं एक टाइम पे, मैं कह रहा हूँ कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद एक ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स हमारे यहाँ समाजवाद का है, जिसने कम से कम बाद की रिडिस्ट्रीब्यूशन की, और उसके पास भी अपना एक थॉट था उसके पास, उसने एग्जीक्यूट किया, कितना किया वो अलग बात है। फिर हम जो बीजेपी के पास आते हैं तो संघ का भी अपना एक आर्थिक विचार है। अब हम ये देख रहे हैं कि ये सारी चीजें आकर के हो गई हैं एक साथ खिचड़ी। तो मैं समझना चाहता हूँ कि क्या हम फाइनली उस जगह पे पहुंच गए हैं जहां पे ये सारी चीजें मेल्ट होकर के एक ऐसी रियलिटी बन गई है जिसको हमको ऐसे खा लीजिए वैसे खा लीजिए लेकिन आपको खाना ही पड़ेगा। उसको समझने में मतलब बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हम हो नहीं पाएंगे, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं, किसी के भी तरफ देखते हैं, हमको मोर और लेस वही करते दिखती हैं सरकारें, नेता, जब जब अपने अपने टाइम में आते हैं। क्या हमारे यहाँ जो इंटेलेक्ट था इकोनॉमिक थॉट का, वो पूरी तरह से अब खत्म हो गया है, फ्लैट हो गया है सर, जितना आपने रीड किया हो अपने टाइम में? निखिल, 1974 में जेरल्ड फोर्ड ने कहा था कि इन्फ्लेशन इज एनिमी नंबर 1। ये एक राष्ट्र का नेता कह रहा है। क्या आपको ऐसी चीजें आपको मुद्दा बनते यहाँ दिखती हैं? जब 2004 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे निखिल, उस समय पे उनके सीवी में सबसे बड़ा टेम्पलेट क्या था निखिल? सबसे बड़ा टेम्पलेट ये था कि वो देश की इकोनॉमी को मैनेज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। अब अगर आप 2014 से देखें तो नरेंद्र मोदी ने प्रूव कर दिया है कि उनके सीवी में उस दिन पे लिखा था जिस दिन वो चुनाव के लिए उतरे थे, सितंबर का महीना जब था, जब उनको 2013 में प्रधानमंत्री का फेस बनाया गया था, और आज तक, कि वो पॉलिटिकल चुनाव जिताने की कैपेबिलिटी रखते हैं, एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर हैं। मगर इसके बियॉन्ड अगर आप कोई इकोनॉमिक विजन, कोई एक बहुत बड़ा इस सरकार में तलाशेंगे, तो मुझे शायद मैं इस देश के 99% लोगों से पूछूंगा तो उनको इस देश के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का नाम नहीं मालूम होगा। मैं पत्रकारों से पूछूंगा, उनको नहीं मालूम होगा। देखिए, मैं जो पहली बात मैंने कही थी, जो आपने अभी उसको दोबारा कहा, कि जो पहला दौर आया था 30s में कीनीसियन इकोनॉमी में, वेलफेयर इकोनॉमी का, जिसमें सरकारें सब कुछ करती थी, आज जरूरत उसी की है।
कि सरकार का पैसा लगाए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा। सरकार इन्वेस्टमेंट लगाए जिससे कि रोड बने, जहाज बने, हवाई जहाज चले, जिससे कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। दूसरी तरफ मिल्टन फ्रीडमैन के बाद जो मॉनिटरिज्म आया, उसके बाद से जो मार्गरेट थैचर और इस तरह के नेताओं ने जिसको फॉलो किया कि मनी सबसे ज्यादा, इकोनॉमी में कितना पैसा है वो जरूरी है। उसकी बुराई ये हुई कि उसके कारण डिस्पैरिटीज आ जाती हैं। अगर आज आप देखें तो ये सरकार कीन्स और मिल्टन फ्रीडमैन दोनों को मिलाकर के एक इकोनॉमिक फॉर्मूला चला रही है कि एक तरफ तो वो कह रही है प्राइवेट सेक्टर को कि आपको आना पड़ेगा, रनवे सक्सेस है आपका स्टॉक मार्केट, मार्केट में इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल हो रहा है कि पैसा लगाइए। दूसरी तरफ डीबीटी जैसी तमाम जो राजदीप ने कहा लाभार्थी राजनीति, उनके जरिए लोगों को लाभ दिया जा रहा है एक वेलफेयर स्टेट की तरह से। लेकिन अगर आप कहें कि ये एक इकोनॉमिक विजन है ब्रॉड, जो कि किसी इकोनॉमी को इंजन बन के तेज खींच करके ले जाता है, नहीं कहूंगा, वो नहीं है। मुझे ये बड़ी क्लियरली, सबको क्लियरली लगता है कि कहीं एक इकोनॉमिक क्लियर विजन दैट विल कैटअपुल्ट द इकोनॉमी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, जैसे कि मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव ने 91 में किया। स्वामीनाथन अंकलेश्वर अय्यर ने एक बार कहा था 90s में कि जब आप किसी खाई के सामने गाड़ी लेके खड़े हैं तो आपके सामने दो रास्ते होते हैं, या तो आप वहीं उधेड़-बुन करते रहें या कैसे मैं यहाँ पे मकान बना के बस जाऊं, या आप गाड़ी तेज लगा के आए और कोशिश करें कि उस खाई के ऊपर फांद जाएं। वो एक इकोनॉमिक विजन नहीं मिल रहा है। इसी कारण से आप देखिए कि अभी तेल की कीमत अगर मैं ले लूं कि जो खाने के तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, क्यों? क्योंकि 2-3 देशों से 90% से ज्यादा हमारा तेल आता है पामोलिन, उसके कारण तेल की कुकिंग ऑयल जो उसके कारण 3 से बढ़ रही है। सरकार ने अब एक पॉलिसी निकाली है, अब पॉलिसी निकली है। परेशानी हमारी ये है कि हमारे इकोनॉमिक रेस्पॉन्सेज जो हैं वो पुरानी सरकार के कारण रहे हो, इस सरकार के कारण रहे हो, वो लेथार्जिक हैं, वो स्लो हैं। उसके अलावा हम फोकस पॉलिटिक्स पे कर रहे हैं, अपनी पॉलिटिक्स सुधारने के लिए इकोनॉमी चला रहे हैं कि हम पॉलिटिक्स अपने देश की इकोनॉमी सुधारने के लिए कर रहे हैं। ये दो अलग रास्ते हैं निखिल। आप सरकारों को मेरे ख्याल से इस देश में चूज करना पड़ेगा कि आप इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं या पॉलिटिक्स आप इकोनॉमिक्स के लिए कर रहे हैं। मैं एक आखिरी छोटी सी बात करता हूं क्योंकि मैं मुंबई में हूं। यहाँ मुंबई में जिस तरह से जिन नेताओं से खास करके मैं मिलता हूं, सबसे बड़ी बात क्या है कि किस तरह से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अपनी कार्रवाई किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ कर रहा है, किस नेता ने किस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी में कितना पैसा अपने जेब में डाल दिया, कौन सा पुलिस ऑफिसर किस पॉलिटिशियन के साथ पार्टनरशिप में, ये वर्ड मुझे यूज किया गया, पार्टनरशिप, किस आईपीएस ऑफिसर किस नेता के साथ पार्टनरशिप में है, ये मुझे कहा गया कि किस बिल्डिंग में कौन कितना कट ले रहा है, कौन किस रियल एस्टेट एजेंट के साथ मिला हुआ है। देखिए ये जो है ना, मैं तो आज 6 दिन रहा हूं मुंबई, मुझे तो लगता है कभी मुंबई इज ऑन सेल। और ये मुद्दा जो है ना, इसलिए आम आदमी और उसकी परेशानी और नेता और उनके जो मुद्दे हैं उनमें बिल्कुल एक डिस्कनेक्ट बन गया है। देयर इज अ डिस्कनेक्ट बिटवीन जो टॉप पे हो रहा है और जिस तरह से वहां एक तरह से एक पैरेलल स्ट्रक्चर या आप उसे इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन कहिए हो रहा है महाराष्ट्र जैसे राज्य में, और दूसरी तरफ हम आज बात कर रहे हैं उन मुद्दों पर जो आम आदमी से जुड़े हुए हैं, उन पर कोई डिबेट नहीं होता है, उन पर कोई बहस नहीं होती है, ना असेंबली में होती है ना बाहर होती है। तो निखिल, आप इकोनॉमिक थॉट के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे लगता है देयर इज अ कंप्लीट बैंक्रप्सी ऑफ आइडियोलॉजी। और जब बैंक्रप्सी ऑफ आइडियोलॉजी होगी, केवल चुनाव जीतने की बात आती है, तो फिर कहां इन मुद्दों पर उस तरह की बहस हो पाएगी जिससे हमें एक क्लैरिटी, एक विजन मिल पाएगा इकोनॉमिक इश्यूज को लेकर। देखिए, ऑन दैट नोट हम आप दोनों पैनलिस्ट का, गेस्ट का मित्र और या कह लें परमानेंट प्रेजेंस जिनकी रहती है नेता नगरी में, दोनों का शुक्रिया करते हैं। और हम दोबारा आपको तकलीफ देंगे, आई एम श्योर अगले नेता नगरी में भी आपके बिना वो पूरा हो नहीं पाएगा। लेकिन तब तक के लिए हम विदा लेते हैं आप लोगों से भी और चलते हैं नेता नगरी के अगले सेगमेंट की तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया राजदीप, शुक्रिया राहुल। थैंक्स, थैंक यू निखिल, थैंक यू सर।